प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व युवा कौशल दिवस पर युवाओं को किया संबोधित। का 21वीं सदी में कौशल बना है युवाओं की सबसे बड़ी ताकत। देश में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हुआ कौशल विकास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल का किया भ्रमण। कहा, प्रदेश सरकार देश के पहले सैनिक स्कूल को बनाएगी रोल मॉडल। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के नतीजे हुए घोषित। लड़कियों ने फिर से बाजी। 93.31% छात्राएं और 90.14% छात्र हुए उत्तीर्ण। देश और प्रदेश में कोरोना महामारी से लड़ाई हुई तेज। आईआईटी दिल्ली ने कम लागत वाली कोविड-19 जांच किट लॉन्च की। आजमगढ़ में जागरूकता के साथ चला संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम। गाजियाबाद में कोविड के इलाज की व्यवस्था का लिया गया जायजा। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। ये दिन स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की 5वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 21वीं सदी के युवाओं की सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो है उनका कौशल, उनके कौशल हासिल करने की क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजनेस और बाजार के तेजी से बदलते इस दौर में प्रासंगिक रहने के लिए स्किल, रीस्किल और अप स्किल का भी मंत्र दिया। का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें। जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा तो आपका हुनर हुआ। आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी, वैल्यू एडिशन किया, लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन, नई स्टाइल, यानी रोज कुछ नया जोड़ना पड़ता है। उसके लिए नया सीखते रहना पड़ता है और कुछ नया सीखते रहने का मतलब ही है रीस्किल। और हमारी जो स्किल है उसका और विस्तार करना। जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाते बनाते आप और भी चीजें सीखते गए, पूरा का पूरा ऑफिस डिजाइन करने लग गए, तो वो हो गया अपस्किल। स्किल, रीस्किल और अपस्किल का ये मंत्र जानना, समझना और उसका पालन करना हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल और ज्ञान के अंतर को समझते हुए 5 साल पहले आज ही के दिन स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री ने बताया कि अब तक देश में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का कौशल विकास किया जा चुका है और अब यह अभियान निरंतर जारी है। आज भारत में नॉलेज और स्किल दोनों में जो अंतर है उसे समझते हुए ही काम हो रहा है। आज से 5 साल पहले आज के ही दिन स्किल इंडिया मिशन इसी सोच के साथ शुरू किया गया था। इसका मकसद यही था कि यूथ को नॉलेज के साथ ही स्किल भी मिले, कौशल भी मिले। इसके लिए देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले गए, आईटीआई की संख्या बढ़ाई गई, उनमें लाखों नई सीट्स जोड़ी गई। इस दौरान 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्किल डेवलपमेंट किया जा चुका है और ये अभियान निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कौशल विकास मंत्रालय दुनिया भर में बन रहे रोजगार के अवसरों की मैपिंग कर रहा है, जिससे सबसे ज्यादा लाभान्वित श्रमिक होंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल का दौरा किया। मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि यह स्कूल अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर रहा है। कारगिल युद्ध के समय जब देश पर एक नापाक युद्ध पाकिस्तान ने देश पर थोपा था, तब इस स्कूल के छात्र रहे कैप्टन मनोज कुमार पांडे जैसे जांबाज सैनिकों ने दुश्मनों को कड़ा सबक सिखाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सैनिक स्कूल में विद्यार्थियों की क्षमता ही नहीं बढ़ाई बल्कि बालिकाओं को भी स्कूल में प्रवेश देने का मार्ग प्रशस्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिक स्कूल आज की जरूरत है और यह युवाओं को अनुशासित जीवन के साथ राष्ट्र प्रेम सिखाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सैनिक स्कूल को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रही है, जिससे इसे रोल मॉडल बनाए जा सके। कैप्टन मनोज पांडे इस विद्यालय की उसी विरासत का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिनके नाम पर आज देश के इस पहले सैनिक स्कूल का नामकरण आज यहाँ पर संपन्न हुआ। और उत्तर प्रदेश सरकार ने न केवल जब मुझे उत्तर प्रदेश में सत्ता सौंपने का सौभाग्य हमारी पार्टी ने मुझे दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उपलब्ध कराया, तो देश के इस पहले सैनिक स्कूल के बारे में कुछ किया जाना चाहिए, ये मेरे मन में एक भाव था। और उस समय हम लोगों ने इसकी क्षमता के विस्तार की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। साथ साथ ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि हम लोग उत्तर प्रदेश के पहले, इस देश के इस पहले सैनिक स्कूल में बालिकाओं के भी प्रवेश की व्यवस्था करें। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर हम लोगों ने बालिकाओं के प्रवेश का एक तृतीय सत्र चल रहा है। इस तीसरे सत्र में बालिकाओं के प्रवेश को भी प्राथमिकता के आधार पर लेकर के अब बालक और बालिकाओं में हम भेद नहीं करेंगे, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके योगदान से भी हम सुरक्षा भी, समृद्धि भी और लोक कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। यह भाव भी आज हम सबको दिखाई दे रहा है और हम सब ने पूरी मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को इस अवसर पर आगे बढ़ाया है। तो मैं इस बात को मानता हूं कि एक अच्छी स्थिति है कि हम लोग इन कार्यक्रमों को लेकर के अभी से तय करें कि सैनिक स्कूल आज की आवश्यकता है। और आवश्यकता इसलिए भी कि किसी भी देश के भविष्य को हम कहां ले जाना चाहते हैं, अगर ये तय करना है उस देश के युवाओं की भावनाओं को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि देश कहां जा रहा है। और युद्ध के जीवन में अनुशासन, मुझे लगता है कि उसे सैनिक स्कूल उसका बहुत सशक्त माध्यम हो सकता है। और हमें इसलिए सैनिक स्कूल की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के इस पहले सैनिक स्कूल यानी देश के पहले सैनिक स्कूल के सर्वांगीण विकास में किसी भी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरतने देगी, किसी भी प्रकार की लापरवाही को नहीं बरतने देगी, क्योंकि मैं स्वयं भी समय समय पर इसकी समीक्षा करता हूं कि कौन सा कार्य कहां पे रुका हुआ है और प्राथमिकता के आधार पर उन कार्यों को आगे बढ़ा करके यह सैनिक स्कूल देश के लिए एक रोल मॉडल बन सके, उस रूप में हम प्रस्तुत कर सकें। इस देश से इसके विकास के लिए जो कुछ भी योजनाएं सैनिक स्कूल की ओर से शासन के स्तर पर प्रस्तुत होंगी, प्रदेश सरकार उसमें पूरी मदद करेगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि सीमा को सुरक्षित रखने में लंबे समय से इस विद्यालय के छात्र अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऑडिटोरियम बनाने समेत 2 छात्रावास पुरुषों के लिए और 1 छात्रावास महिलाओं के लिए बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2 और सैनिक स्कूल प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। आज जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बनती है, चाइना के बॉर्डर पर जब घुसपैठ करने की कोशिश विदेशी शक्तियां करती हैं, तो हमें याद आते हैं वीर सैनिक। और वीर सैनिकों को एक प्रकार से उनकी जननी के रूप में उनका सृजन करने वाला जो ये पवित्र स्थल है,
उत्तर प्रदेश मनोज पांडे कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल, उसको हम लोग याद करते हैं। आज इस स्कूल में तमाम सुविधाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से पूर्ण किया गया है। मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, उनका सहज स्वभाव में पूरा ध्यान सैनिक स्कूल की तरफ होता है और साल में 2 बार 3 बार उस सैनिक स्कूल किसी न किसी अवसर पर उपस्थित हो सके, ये उनका प्रयत्न होता है। यहाँ पर 1000 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम बने। ऑडिटोरियम की डिजाइन कैसे हो, ऑडिटोरियम में अवैध ना हो, ऑडिटोरियम क्यों लंबित हुआ, ये छोटी छोटी चीजों पर भी विशेष ध्यान उन्होंने दिया। ऑडिटोरियम के अलावा 2 छात्रावास बॉयज के लिए, 1 छात्रावास गर्ल्स के लिए और गर्ल्स की खेलने के लिए जो मैदान है उसकी बाउंड्री यहाँ पर हो सके, ये तमाम बड़े कार्य तो सैनिक स्कूल के रूप में करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में 2 सैनिक स्कूल और खुल रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि जल्दी ही ऐसे नौजवानों का सृजन करने में हम सफल बनेंगे। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छात्रों का स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। लगभग 93.31% छात्राएं पास हुई हैं, जबकि 90.14% छात्र पास हुए हैं। इस बार फिर लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बाजी मारी है। आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित एक कम लागत वाली कोविड-19 जांच किट लॉन्च की गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस किट को लॉन्च किया। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं की टीम के मुताबिक उनके द्वारा विकसित पद्धति एक जांच मुक्त विधि है जो सटीकता के साथ समझौता किए बिना जांच लागत को कम करती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने आवश्यक जांच के बाद किट को मंजूरी दे दी है। अब इस किट का उपयोग देश भर में परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। आजमगढ़ में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के अंतर्गत लोगों को विभिन्न संक्रामक रोगों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आजमगढ़ जिले के विभिन्न गांवों में इस अभियान के अंतर्गत नाली की सफाई, गलियों में दवा का छिड़काव के साथ चूना और ब्लीचिंग पाउडर आदि का छिड़काव भी किया जा रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जा रहा है। इसमें वेक्टर जनित रोगों के साथ कोविड-19 के रोकथाम के साथ साथ साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान उत्तर प्रदेश शासन का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, यह 1 जुलाई से 31 जुलाई तक इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, जिसमें वेक्टर जनित अन्य जो वेक्टर जनित रोग हैं, कोविड-19 हमारा चल ही रहा है, दोनों को मद्देनजर ग्राम में बृहद साफ सफाई की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग चलाई जा रही है, जिसमें बृहद साफ सफाई के अभियान के अंतर्गत शासन द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में 10, 11 और 12 3 दिन बृहद सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें प्रदेश स्तर से नोडल अधिकारी भी नामित थे, उनके द्वारा निरीक्षण भी किया गया गांव में। और यहाँ पे जो हमने कार्य योजना बनाई जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देशन में, कि जो ग्राम में साफ सफाई कर्मी नियुक्त हैं उनके साथ में आवश्यकता अनुसार अन्य मजदूरों को लगा करके बृहद साफ सफाई कराई जाए। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने जिले में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने और संक्रमित व्यक्तियों के लिए किए जा रहे इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने सेक्टर 39 स्थित नए जिला अस्पताल में 400 बेड के कोविड अस्पताल टाटा कंपनी और बिल गेट्स कंपनी के सहयोग से तैयार किया जा रहा है। अस्पताल का निर्माण नोएडा प्राधिकरण की ओर से किया गया है, जबकि टाटा समूह एवं बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से करीब 17 करोड़ की लागत से अस्पताल में
संसाधन जुटाए गए हैं, जहां वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन की व्यवस्था मिलेगी। नोएडा में एक कोविड का नया अस्पताल तैयार हुआ है, जो बिल गेट्स फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से इसको फर्निश किया गया है। ये बिल्डिंग जो है बहुत अच्छी बिल्डिंग, ये नोएडा अथॉरिटी के द्वारा उन लोगों ने, चूँकि कोविड का काल चल रहा है, तो जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए इसको फ़िलहाल एक कोविड हॉस्पिटल के रूप में इसको कन्वर्ट किया गया है। और यही देखने में यहाँ आया था, यहाँ देखा मैंने कि इसको अच्छी तरह से फर्निश कर लिया गया है, बना लिया गया है। तो बहुत जल्दी ही ये अस्पताल प्रारंभ हो जाएगा और यहाँ के लोगों को जो क्रिटिकल केयर चाहिए या जो और कोविड के ट्रीटमेंट में जो सुविधा चाहिए वो इससे मिल सकेगी। पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए प्लास्टिक निर्मित बर्तनों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके विकल्प के रूप में मिट्टी से निर्मित पात्रों का उपयोग एवं कुम्हार कला को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड माटी कला से संबंधित परंपरागत कारीगरों को प्रशिक्षित कराते हुए इलेक्ट्रॉनिक चाक का वितरण किया गया। साथ ही माटी कला के कारीगरों को निःशुल्क टूल किट्स भी प्रदान की गई। प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए और आने वाले समय में भी इसे आयोजित किए जाने हैं, जिससे इस योजना से माटी कला के परंपरागत कारीगर को प्रोत्साहित किया जा सके। माननीय योगी सरकार जी की तरफ से 3 तरह की योजनाएं चल रही हैं। नंबर 1, मुख्यमंत्री माटी कला ग्रामोद्योग ऋण योजना। उसमें इस वित्तीय वर्ष में 2 का टारगेट दिया है, जो चयन होके 5 ऋण आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों में प्रेषित किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2 है मुख्यमंत्री वो माटी कला टूल किट योजना। उसमें इस जनपद का 25 का लक्ष्य दिया गया है। विभिन्न पेपरों से ऑफलाइन ऑनलाइन द्वारा 36 ऋण आवेदन पत्र आए। सीडीओ साहब की अध्यक्षता में 25 टूल किट का चयन करके मुख्यालय को प्रेषित किया जाए। नंबर 3, मुख्यमंत्री माटी कला शिल्पकारी प्रशिक्षण योजना। इसका 15 दिन प्रशिक्षण का टारगेट था। एक ग्रुप 25 का चयन करके हम भेज चुके हैं। इसका जो चयन होकर ट्रेनिंग होगा वो मंडली ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र किला घाट कालपी जालौन द्वारा संपन्न कराया जाना। इसमें जो लाभार्थी हैं उनको 1500 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा, रहने का, खाने का, और साथ में एक प्रमाण पत्र भी मिलेगा। ये बस चाक मिला है और भी चीज़ मिली है, तसला मिला, फाड़ा मिला, तो काम ने जल्दी हो जाता। बस सरकार ने जी मुझे चाक दिया है, इससे हमारी सुविधाएं हो गई है, बहुत आराम हो गया है। इससे हम आसानी से सब कुछ कर सकते हैं और बहुत सुविधा हो गई है। पहले हम लोग हाथ से घुमाते थे, अब ये लाइट वाला सरकार ने दिया है, इससे हमें बहुत सुविधा हो गई है और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना संकट काल में घर बैठे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के घंटे अब तय होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत स्कूली बच्चों को हर दिन अधिकतम 3 घंटे ही ऑनलाइन पढ़ाया जा सकेगा। हालांकि क्लास के हिसाब से इसका भी अलग अलग समय तय किया गया है, जिसमें 1ली से 8वीं क्लास से बच्चों को हर दिन 1 से 1.5 घंटे और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 2 से 3 घंटे ही ऑनलाइन पढ़ाया जा सकेगा। इस दौरान कोई भी क्लास सेशन 45 मिनट से अधिक का नहीं होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मिल रहे अभिभावकों के सुझाव को देखते हुए यह गाइडलाइन जारी की है। वहीं स्कूलों ने भी माना है कि ऑनलाइन पढ़ाई कोई परमानेंट उपाय नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई कोरोना जैसे आपातकाल की एक अनोखी पहल कह सकते हैं, लेकिन ये एकमात्र विकल्प हो सकता है। ये ऑनलाइन एजुकेशन एक नया एक्सपीरियंस है। हम जो स्कूल चलाते हैं और बहुत उन्नति की है पिछले 2 महीनों में। टीचरों को एजुकेशन दिया है कैसे चलाना है, और सबसे पहले हम पेरेंट्स को बताना चाहते हैं, टीचरों को भी, ऑनलाइन एजुकेशन की पूर्णता नहीं है। नहीं तो स्कूल की आवश्यकता भी नहीं होती। स्कूल इसलिए हैं ताकि बच्चे आकर सोशली एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करें, संस्कार सीखें। स्कूल इसलिए है कि पढ़ाई के साथ संस्कार भी सीखते हैं। ऑनलाइन में सिर्फ एजुकेशन मिलेगी
और पूर्ण रूप से संस्कार नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम पेरेंट्स को बताते हैं ये ऑनलाइन परमानेंट फीचर नहीं है एजुकेशन का, टेम्पररी फीचर है। सुल्तानपुर जिले के बल्दी राय क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मुआवजा पाए लगभग 1000 किसानों को एक निजी कंपनी ने 500 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार बनाया है। लखनऊ के गोमती नगर स्थित अनु बुलियन ट्रेडर्स नाम की कंपनी ने मुआवजा पर किसानों को अपने जाल में फंसाने के लिए बल्दी राय में भी अपना ऑफिस खोल रखा था। कंपनी के डायरेक्टर अजीत गुप्ता ने किसानों को 1 वर्ष में 40% ब्याज देने का बॉन्ड भराकर किसानों को दिया था, जिसकी मैच्योरिटी जनवरी माह में पूरी हो गई थी। निवेश की धनराशि की वापसी के लिए किसानों ने जब कंपनी के कार्यालय और अधिकारियों की तलाश करनी शुरू की तो पता चला कि उस पते पर समस्त कर्मचारी लापता थे। उनके द्वारा दिए गए नंबरों पर बात करने की जब कोशिश हुई तो वे भी नंबर बंद पाए गए। कंपनी के विरुद्ध बाराबंकी और अयोध्या जिले में किसानों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा से जब पीड़ित किसानों ने आपबीती बताई तो पुलिस अधीक्षक ने तत्काल मामले की प्राथमिकी दर्ज करवा दी है। आपको बता दें कि एक कंपनी में कुछ किसानों के द्वारा निवेश किया गया था, उसी के तहत उन्होंने हमें कंप्लेंट करी थी कि निवेश करने के उपरांत फ्रॉड उनके साथ हुआ है। तो हमारे पास वो एप्लीकेशन लेके आए थे, उसी का आदेश करते हुए FIR दर्ज करी गई। शेष विधिक प्रक्रिया के तहत पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाए। जार से थोड़ी दूरी पर एक कार्यालय इन्होंने खोला था अनी बुलियन कंपनी के नाम से। 5 से अधिक नाम से ये कंपनियां चलती थीं। जॉइंट रूप में इसको अंजनी अनी बुलियन कहा जाता था। ये पैसा लेते थे और 1 साल में 40% ब्याज दर करके लौटाने की बात कहते थे और कमीशन देना और तरह तरह से प्रलोभन देना, विदेशों में यात्रा कराना और धार्मिक स्थलों और पर्यटक स्थलों पर यात्रा कराने का ऑफर भी दिया जाता था इनकी तरफ से। हीरे का व्यापार बताकर ये हीरा देने की भी बात कहते थे अतिरिक्त बोनस के रूप में। तो इसी सब के झांसे में बहुत से ऐसे किसान आए हैं जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में मुआवजा लिए हुए थे, उन लोगों ने दिया है। ऐसे हमारे साथ के लगभग 1000 लोग इसकी चपेट में आए हैं। अनी बुलियन एक कंपनी जो है वो सुल्तानपुर ज़िले में आई, जो कि कई लोगों का मतलब 6 लैंड के मुआवजे में बहुत सारे पैसे गए, हमारे भी पैसे गए, लगभग 10 लाख रुपए तक हमारे भी हैं और इस तरह से बहुत पैसे वो लेके गई हमारे मतलब सुल्तानपुर ज़िले से। अनी बुलियन कंपनी से एक ब्रोकर कई बार मेरे पास आया करते थे और वो बोलते रहते थे कि आप इसमें अपना पैसा लगाइए, आपको 40% ब्याज के साथ जो है पैसा हर साल मिलता रहेगा। और हमने वो कई बार उनको मना भी किया, लेकिन बार बार वो आते रहे, दूसरों को भी दिखाते रहे कि इनका इतना पैसा लगा, इनका इतना पैसा लगा, देखो इनको इतना फ़ायदा मिला है। और इस चक्कर में हमने काफ़ी पैसा, मेरे पास जो कुछ था काफ़ी पैसा निकाल के हमने सारा पैसा उसमें लगा दिया। कुछ दिन बाद वो पता चला कि ये कंपनी भाग गई। वाराणसी में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो, पत्र सूचना कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, वाराणसी एवं साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में कल कोविड-19 संक्रमण की चुनौती, सूचना संप्रेषण एवं आत्मनिर्भर भारत विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी के मुख्य वक्ता हिंदी प्रचार सभा चेन्नई के पूर्व कुलपति डॉक्टर राम मनोहर पाठक ने कहा कि सांस और संचार का अटूट रिश्ता है। पत्र सूचना कार्यालय और ROB लखनऊ के अपर महानिदेशक श्री RP सरोज ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में केंद्र सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ROB लखनऊ के उप निदेशक सुनील कुमार शुक्ल ने कहा कि इस आपदा काल में मीडिया कर्मियों के साथ तमाम जागरूक लोगों की भूमिका बढ़ जाती है। बचाव के तमाम रास्ते अपनाते हुए मीडिया क्षेत्र के लोगों ने सूचना संप्रेषण का कार्य बखूबी किया है। इस वेबिनार में डॉक्टर अशोक, डॉक्टर आकाश, सलाहकार आपदा, UNDP श्री राजेश भाटिया, राष्ट्रीय सचिव इंडियन रजिस्ट्री एसोसिएशन अजय सिंह, डॉक्टर नितेश धवन, उत्तर प्रदेश के अंतर कार्यरत विभिन्न क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी सहित कई उद्यमी जुड़े। कार्यक्रम का संचालन FOB के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी डॉक्टर लालजी और PIB के मीडिया एवं संचार अधिकारी प्रशांत कक्कड़ ने किया। कहा गया सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, हम सब साथ चलें, साथ जिएं, साथ मरें, साथ खाएं पिएं, सब करें। लेकिन इसमें बाधा आई है। कोविड ने ये बाधा उत्पन्न की है। ये वैश्विक संकट है। इस संकट में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और रिकंसिलिएशन और रिट्रीट, तो ये अवसाद से बच्चों को, युवा पीढ़ी को, बाकी को अवसाद से दूर करने के लिए, अवसाद
की जो मनोवृत्ति है उससे छुटकारा पाने के लिए हमारा संचार और संवाद की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ संवाद, रिकंसिलिएशन और रिट्रीट 2 शब्द हैं, संराधन और वापसी। अगर कहीं लगता है कि गलत है तो हम वहाँ से वापस आ जाएं। इस जीवन को संरक्षित रखना है, इसके लिए संप्रेषण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बात पर चर्चा हुई है। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर और अन्य तटीय इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई और पुणे सहित अन्य तटीय क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की ऑरेंज चेतावनी जारी की है। कल भी भारी बारिश और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इस बीच हिंद माता किंग्स सर्कल, माहिम जंक्शन, एसपी रोड, अंधेरी, खार मेट्रो, केएफसी बांद्रा और चंद्रवली जंक्शन के निचले इलाकों में जल जमाव की खबरें हैं। मुंबई पुलिस ने यात्रियों से इन मार्गों से बचने और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य मुंबई के दादर में 156 मिलीमीटर, कोलावा में 122 मिलीमीटर और सांताक्रूज में 97 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। असम के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है, जिसके कारण प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर अब 32,94,127 हो गई है, जो कि राज्य में अब तक सबसे अधिक। बारपेटा जिला बाढ़ से प्रभावित हुआ है। वहीं दक्षिण सलमरा और मोरी गांव जिले में 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य में 1,28,000 हेक्टेयर से अधिक फसलें जलमग्न हैं। कल बाढ़ से 9 और लोगों की मौत हो जाने के बाद राज्य में इस मौसम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 59 हो गई है। इसके अलावा भूस्खलन के कारण भी राज्य में 26 लोगों की मौत हो गई है। राज्य भर में 517 राहत शिविरों में 44,000 से ज्यादा लोगों की शरण दी गई है। वहीं कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कुल क्षेत्रफल का 95% हिस्सा जलमग्न है। अब बात उत्तर प्रदेश की। जनपद फतेहपुर के किसान बारिश के चलते धान की रोपाई का काम तेजी से कर रहे हैं। समय पर बरसात हो जाने से जहां किसानों को इस बार धान की अच्छी फसल होने की उम्मीद है, वहीं कोविड-19 के खतरे को देखते हुए किसान धान रोपाई के समय अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और मास्क, गमछा आदि का प्रयोग कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद है कि इस बार वह धान की अच्छी पैदावार करके अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जनपद के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। किसान नीरज ने बताया कि समय पर हो रही बारिश से धान की फसल की रोपाई का काम तेजी से हो रहा है। सरकार द्वारा किसान हित में किसान सम्मान निधि के पैसे समय पर बैंक खातों में भेजे जाने से उन पैसों का उपयोग धान की फसल में लगाकर किसान काफी खुश हैं और सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। समय से धान की रोपाई चालू है। पैसे की थोड़ी बहुत किल्लत थी तो मोदी जी, योगी जी ने 2,000 रुपया जो दिए हैं किसान सम्मान निधि के माध्यम से, उसको निकाल के हम लेबर लगा के अपने धान लगा रहे हैं। उम्मीद है कि बरसात बहुत अच्छी हुई है, हमारी फसल बहुत बढ़िया होगी, जिससे हमारी जो है पैसों की किल्लत कम हो जाएगी और हमारे धान की फसल अच्छी होने की वजह से हमारी जो मौलिक व्यवस्था है वो सुधर जाएगी। हम योगी जी और मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने सम्मान निधि के माध्यम से हम किसानों को बहुत ज़्यादा मदद पहुँचाई। पानी बारिश हो चुकी है, अब हमारा बेड़ तैयार है, हम खेती का काम कर ही रही हैं। अब ये उम्मीद है कि हमारे खेती में अच्छी पैदावारी होना है। प्रधानमंत्री के सशक्त उद्यम आत्मनिर्भर भारत से प्रेरणा लेकर लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम से जुड़े फतेहपुर जिले के बिंदकी मीरखपुर निवासी बीटेक छात्र प्रखर सोनी ने ऑटोमेटिक मिस्टर सैनिटाइजर मशीन 10 दिनों में तैयार की है। इस मशीन में अल्ट्रासोनिक सेंसर और चिप लगी हुई है। सेंसर के सामने हाथ आते ही 0.3 सेकंड में 3 से 4 बूंद सैनिटाइजर हाथ में गिरता है। यह मशीन सस्ते उत्पाद की दिशा में बढ़ाया गया बड़ा कदम है। इस मशीन में खास बात यह है कि इसको मोबाइल से कनेक्ट करके भी चलाया जा सकता है। इस मशीन को चलाने के लिए मात्र 5 वॉट बिजली खर्च होगी और सैनिटाइजर की भी बचत होगी। यह मशीन बहुत ही सस्ती होने के कारण इसको दुकान, बस, टैक्सी या घर जैसी जगहों पर में आसानी से लगाया जा सकता है। बीटेक छात्र प्रखर सोनी ने बताया कि इस मशीन से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा कम रहेगा, क्योंकि सैनिटाइजर बोतल को बार बार छूते हैं लेकिन इसको छूने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाथ दिखाने मात्र से ही हाथ सैनिटाइज हो जाएंगे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इसे रखा जा सकता है। इस मशीन को बनाने में अल्ट्रासोनिक सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर, वाटर पंप और घरेलू वस्तुएं लगाई गई हैं। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व युवा कौशल दिवस पर युवाओं को किया संबोधित। कहा 21वीं सदी में कौशल बना है युवाओं की सबसे बड़ी ताकत। देश में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का हुआ कौशल विकास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल का किया भ्रमण। कहा प्रदेश सरकार देश के इस पहले सैनिक स्कूल को बनाएगी रोल मॉडल। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के नतीजे हुए घोषित। लड़कियों ने फिर से मारी बाजी। 93.31% छात्राएं और 90.14% छात्र हुए उत्तीर्ण। देश और प्रदेश में कोरोना महामारी से लड़ाई हुई तेज। आईआईटी दिल्ली ने कम लागत वाली कोविड-19 जांच किट लॉन्च की। आजमगढ़ में जागरूकता के साथ चलाया गया संचारी नियंत्रण कार्यक्रम। गाजियाबाद में कोविड के इलाज की व्यवस्था का लिया गया जायजा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।